हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू आरएनएन पॉडकास्ट। ईरान और इजराइल के हवाले से एक ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आई है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। ये क्या है आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन आज मैं जानना चाहती हूँ, जब बात करते हैं पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात की, मैं पहले दिन से सुन रही हूँ कि कोई मुज़ाकरात तय पा जाए पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान तो मामला तय पा जाएंगे। अगर इतनी सी बात है तो ये मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे, आखिर रुकावट क्या है, ये भी जानूंगी। लेकिन बात करते हैं पाकिस्तानी सीनियर अदाकारा मिस आयशा खान की। तो उनकी डेड बॉडी 7-8 दिन तक अपार्टमेंट में पड़ी रही, लेकिन किसी को मालूम ना हुआ आखिर ये क्या माजरा है, ये भी जानते हैं। और आपको बताते चलें कि आज 72nd बर्थडे एनिवर्सरी है साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की। मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुशरा। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं ईरान इजराइल के हवाले से, जो कि बर्निंग टॉपिक है पूरी दुनिया में। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंट, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है, ये जरा प्लीज शेयर कीजिए कि क्या है। अच्छा, उससे पहले मैं बता देता हूँ, जो अब ताज़ा तरीन उन्होंने कुछ मीडिया से बात की है एक रोज कबल, गुज़िश्ता रात, बल्कि उससे पहले मैं आपको खबर देता हूँ जी। ये जो है अचानक जो है अमेरिका ने थोड़ी सी लचक दिखाई है ईरान के हवाले से और ईरान इसराइल जंग के हवाले से। अदरवाइज अमेरिका बहुत जल्दी में था इस जंग में शामिल होने के लिए। जिस तरह हमने पिछले पॉडकास्ट में एक मीडिया रिपोर्ट शेयर की थी कि मशरिक़ वस्ता में कहाँ कहाँ जो है उनकी एयर बेसिस अपनी हैं और तैयारियां कर रहे उनकी हैं। बेसिस हैं और कहाँ कहाँ अमेरिकन तैयारे जो हैं वो पहुंचाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ बहरी जहाज़ जो हैं वो लंगर अंदाज हो रहे हैं, कहाँ कहाँ अमेरिकन जो फ़ौज है 40 से 50 हज़ार फ़ौज ऑलरेडी उनकी वहाँ पे मौजूद है और उसमें इजाफा किया जा रहा है और एक भरपूर तैयारी की जा रही है। और अचानक से ऐसा क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं बात करके देखता हूँ एक दफ़ा ईरान से। फिर वो कहते हैं कि 2 हफ्ते का टाइम दे देते हैं, 2 हफ्ते में फैसला करूंगा कि अमेरिका ने इस लड़ाई में शामिल होना। अच्छा, ये भी क्लियर कर ये लें। 2 हफ्ते क्यों मांगेगा, देखें, ये मार्जिन ये हम डिस्कस कर रहे थे, प्लीज बताइए। अमेरिका का शामिल होना भी पहले समझ लेना, उसको भी बताइए। क्लियर कर दें लोगों के लिए। अमेरिका का शामिल होना ये नहीं है कि अमेरिका जो है वो किसी बारात में शामिल हो रहा है। अमेरिका जो है एक जंग में शामिल हो रहा है और वो ईरान के खिलाफ शामिल हो रहा है। वो इसराइल के शाना बिशाना जंग लड़ने आ रहा है ईरान के साथ। अब क्या होता है कि फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान जो है वो दौरा करते हैं अमेरिका यूएसए का। का। उनके एजाज में एक जराना दिया जाता है राइट। और पूरी दुनिया के लिए जो है एक सरप्राइज प्रोटोकॉल होता है जो फील्ड मार्शल को दिया जाता है। इंडिया पाकिस्तान जंग में उनकी बहादुरी, उनकी शुजाअत, उनकी दानिशमंदी, उनके उनके फैसले को एप्रिशिएट किया जाता है, सलाम पेश किया जाता है और उनका शुक्रिया अदा किया जाता है। और यह कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि फील्ड मार्शल से मुलाकात मेरे लिए एजाज की बात है। अब फील्ड मार्शल बात करते हैं ईरान इसराइल जंग पे। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान फील्ड एग्जैक्टली मार्शल जो है एग्जैक्टली उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन। वो जब बात करते हैं ईरान इसराइल जंग पे, वो जो है वो ख्वाहिश का इजहार करते हैं, वो दरख्वास्त करते हैं कि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर हुआ, अमेरिका को और पाकिस्तान को इस जंग में सीज फायर की तरफ एक अटेम्प्ट करनी चाहिए, पहले ये कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए ईरान को भी थोड़ा वक्त मिलना चाहिए सोचने के लिए और इसी तरह इसराइल को भी वक्त मिलना चाहिए। ये एक मुशावरत हुई जिसमें फील्ड मार्शल ने भी जो है वो अपनी ये राय वहां पे पेश की गई, जिसका एहतराम डोनाल्ड ट्रंप ने किया और 2 हफ्ते का टाइम जो है उन्होंने रखा। वो जिस जल्दबाजी में थे और जिस जल्दी में थे और कांग्रेस जो है उसको रेजोल्यूशन पेश करना पड़ रही थी, तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने फील्ड मार्शल पाकिस्तान सैयद आसिम मुनीर की ख्वाहिश पर यह फैसला किया कि वो ईरान से बात करेंगे। अब जो है एक टेबल टॉक और मुज़ाकरात की तरफ बात गई है और उन्होंने ये भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू करते हुए। अब डोनाल्ड ट्रंप की हम गुफ्तगू की तरफ आ जाते हैं, जो ताज़ा तरीन उन्होंने बातें की, यानी कि उसकी यहाँ तरफ आते पर हैं। ये जो 2 हफ्ते का मार्जिन आया है वो पाकिस्तान उसमें भी फील्ड मार्शल पाकिस्तान का रोल है और वो फील्ड मार्शल का रोल है जिस पे और यूएस डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने एग्जैक्टली अप्रिशिएट किया, इस चीज को एग्री किया। जबरदस्त, क्या एग्जैक्टली बात है। ये एक खबर है। उसके बाद ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू में उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि मैं जो है दुनिया में इस तरह की जंगें रोकने के हक में हूं।
मुख्तलिफ कंट्रीज को और मुख्तलिफ मुल्कों के अवाम को इन जंगों से बचाने की का ख्वाहिशमंद हूं और जिस पर मुझे नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा, ये उन्होंने कह दिया। अच्छा, उसके साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा एक शिकवे के अंदाज में ये कहा कि रवांडा, कांगो, सर्बिया, उनकी जो है वो जंगें रोकी गई और इन मुल्कों को जैसे मैंने बचाया, तो मुझे तो तब नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए था, क्या मुझे नहीं दिया गया। उन्होंने याद दिलाया डोनाल्ड ट्रंप ने माजी में कि जो उन्होंने रोल जी निभाए हैं बाकी नोबेल अवार्ड ममालिक ज्यूरी के को साथ। असल में वो ये याद दिला रहे थे कि मुझे तो तब मिल जाना चाहिए था। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने अभी इंडिया पाकिस्तान की इतनी बड़ी सीज फायर में सबसे जंग बड़ा हाथ बचाई है, है राइट। और 1.5 अरब की आबादी को महफूज बनाया है और इसमें भी 2 बनना न्यूक्लियर चाहिए। पावर जो आमने सामने आ चुकी थी 10 मई की रात, वहां पे मैंने सीज फायर करवाया, तो मुझे तो यकीनन। इंडिया पाकिस्तान जो है उसकी जंग रुकवाने पे नोबेल अवार्ड मिलना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया। पॉइंट। अच्छा, साथ उन्होंने एक और बात की, बड़े बोल्ड आदमी, उन्होंने कहा मुझे पता है ये मुझे नहीं देंगे, ये जो है वो लिबरल्स को देते हैं, मुझे पता है ये मुझे नहीं देंगे। उन्हें भी गिले हैं। जी जी, उन्होंने गिला किया है बाकायदा। ये तो बड़ा, ये ज्यूरी इम्तिहान में पड़ गई है। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। अब बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है कि अल्लाह करे कि ईरान के साथ बात हो, मामलात ईरान कुछ के साथ स्मूथ बात, हो जाए। ईरान को बात समझ में आए, इसराइल को उसकी औकात जो है वो बताई जाए, उसको बात समझ में आए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीज फायर हो। मेरी इतला के मुताबिक अब तक ईरान में 700 से ज्यादा शहादतें हो चुकी। इसी तरह इसराइल में भी इंसान मर रहे हैं। वो को सारे नेतन्याहू के जो है वो तो नहीं, जानवर जो उसकी फौज है वो तो नहीं मर रही, आम शहरी भी उसमें मर रहे हैं, वो भी इंसान है। और बेशक उनकी तादाद अभी 100 क्रॉस नहीं की होगी, लेकिन इधर जो है 750 से 700 शहादतें रिपोर्ट हो ये चुकी हैं। कोई आम कम नंबर तो नहीं हाँ, है, ये कम बहुत भी हो बड़ा तो भी नंबर है इंसानियत है। और मैं कहता हूं कि इसको फौरी रुकना चाहिए। और सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि सीज फायर मतलूब है। सबसे पहले तो सीज फायर होना चाहिए ईरान की तरफ से, इजराइल की बहुत तरफ से। ज्यादा जरूरी है इस उसके वक्त बाद जो जो है सूरत हाल ईरान है। के साथ वो बात करने पे आमादा हो गए हैं। तो उसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सीज फायर ही होना चाहिए, जो अमेरिका भी चाह रहा है, जी। और उसके बाद टेबल टॉक होनी चाहिए। और उसी तरह जो यूएस ईरान मुज़ाकरात चल रहे थे वो बहाल होने चाहिए और बातचीत से मसला हल होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने जो है ना ठीक। वो उसके साथ साथ ये गिला शिकवा किया। थोड़ी देर के बाद एक खबर आ गई। वो खबर ये आ गई कि पाकिस्तान ने इंडिया पाकिस्तान जंग रुकवाने पर, और इससे पहले सर्बिया, रवांडा और कांगो का जो जिक्र किया, दुनिया में जो है अमन के क्याम की कोशिशों पर और जंगे रुकवाने पर और इंसानी जानों का ज़िया रोकने पर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस अवार्ड देने के हवाले से नामजदगी की सिफारिश कर दी पाकिस्तानी हुकूमत ने क्या बाज़ाब्ता। ये पहला मुल्क है पाकिस्तान जिसने अभी वेल तक डन, वेल डोनाल्ड डन ट्रंप को नोबेल पीस के लिए प्राइज नॉमिनेट कर दिया के है। नॉमिनेशन के लिए सिफारिश जो है वो कर दी। इसके हवाले से बाकायदा एक अलामिया भी मैं आपसे शेयर करता हूं हुकूमत पाकिस्तान का, बताइए। कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नोबेल अमन इनाम कमेटी को सिफारिश की गई है। सदर ट्रंप के किरदार का एतराफ है जो उन्होंने पाक भारत तनाजे में अमन के लिए अदा किया। सदर ट्रंप ने जंगबंदी और मुफाहमत को आसान बनाकर पाक भारत तनाजे को रोकने में फाल किरदार अदा किया, यकीनन। जिसके बायस ये खित्ता बड़ी तबाही से बच गया। सदर ट्रंप की जानिब से मकबूजा जम्मू व कश्मीर के तनाजा पर सालसी की पेशकश को कई बार दोहराया गया, जिसके बायस कश्मीर का मसला बैनुल अक़वामी सतह पर भरपूर तरीके से उजागर हुआ। पाकिस्तान की आलमी अमन इनाम कमेटी को सिफारिश है कि पाकिस्तान का दुनिया में अमन कायम रखने के अज़म का इरादा है। आलमी अमन के लिए सदर ट्रंप के तारीखी किरदार की तहसीन की जानी चाहिए ताकि मुस्तकबिल के तमाम रहनुमाओं को दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करने की तरगीब मिले। हेलो, और बताएं आप। बहुत बेहतरीन स्टेप है मेरे ख्याल से भाई पाकिस्तानी हुकूमत हुकूमत की पाकिस्तान जानिब ने से जिन्होंने नॉमिनेट किया है उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया, नोबेल पीस अवार्ड के लिए यूएस उन्होंने मान प्रेसिडेंट लिया। डोनाल्ड ट्रंप को। ये He deserves। ये जो इस वक्त जो सूरत मोहब्बत हाल का है सिलसिला है ये तो बहुत जारी ही रहेगा परवान चढ़ रहा है और और मेरे ख्याल से बड़ा इससे अरूज पा रहा है। जो पड़ोसी मुल्क है वहां पर कुछ और ये रोमांस जो है अल्लाह मोदी करे साहब ये को, कायम रहे। लेकिन इंडिया और का क्या होगा, मोदी साहब का क्या होगा?
इंडिया इस स्टोरी का विलन होगा। और इंडिया जो है वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से इंडियन हुकूमत के अंदर और उनकी अस्करी क़यादत के अंदर बेपनाह जो है वो इस वक्त एक कह लें कि नफरत पाई जा रही है, और जिसका इजहार जो है वो कुछ ही दिनों मुजाहिरों में के होना शुरू हो जाएगा, और इनकी औकात जो है वो सामने आ जाएगी, ये एक्सपोज हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान का एक स्टांस जो है और शेयर करके हम अगली स्टोरी पे जाते हैं, बताइए वो ईरान के हवाले से। क्या स्टांस ईरान है। के हवाले से यही स्टांस हमारी जो है वो अस्करी क़यादत का है, और यही स्टांस हुकूमत पाकिस्तान का है। वो ये है कि पाकिस्तान के ईरान के साथ दहाइयों पर मुहीत दरीना ताल्लुकात मजीद इस्तवार हुए हैं। ठीक ठीक है जी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के दौरा पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के हालिया दौरा ईरान से दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात मजीद गहरे और मजबूत हुए हैं। ठीक क्लैरिटी आ गई जबरदस्त। कि ईरान अकेला नहीं है। पाकिस्तान ईरान पर हालिया इजरायली जारहियत की हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर ना सिर्फ मजम्मत कर रहा है, बल्कि ब्रादर मुल्क ईरान और इसके अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार कर रहा है। पाकिस्तान के ईरान के साथ भरपूर यकजहती के इजहार की बदौलत तारीख में पहली मरतबा ईरानी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तशक्कुर के नारे गूंजे। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है और चाहता है कि खित्ते की अवाम अमन के समराज से मुस्तफीद होकर तरक्की व खुशहाली हासिल करे। ये ईरान के हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान का एक अलामिया सामने आया। सर अब मैं बात करना चाहूंगी मुज़ाकरात के हवाले से। मैं ये जानना चाहती हूँ, पहले दिन से पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से एक हलचल मची हुई है कि मुज़ाकरात हो जाए तो मामला तय पा जाएंगे, ये चीजें कुछ स्मूथ हो जाएंगी। अगर इतनी सी बात है तो मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे, और अगर होना चाह रहे हैं तो क्यों रुक रहे हैं, रुकावट क्या है, कौन रोक रहा है। आपको मजाक करने की बहुत आदत है। मैंने अच्छा कहा कि देखें ये बड़ा सीरियस शो है, इसमें आप ना इस तरह की बातें ना लेकिन कीजिए, सर लतीफे ना सुनाया मजाक करें। मजाक में भी तो मुज़ाकरात हो सकते हैं ना। हाँ, मजाक वाले मुज़ाकरात और दुनिया टीवी वाले मुज़ाकरात, ये जो है ना रुकावट सबसे बड़ी इमरान खान है खुद मुज़ाकरात वो में। नहीं चाहते। मैं बताता हूँ, मैं आपको आज कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि आपने मेरी बताइए। बात कभी माननी जिंदगी में नहीं होती। मैं बताता हूँ, ठीक मैं आपको इमरान खान के चंद स्टेटमेंट बताता हूँ, उसका बयानिया बताता हूँ, उसके बाद उसके खिलाफ बयानिया बताता हूँ। बताइए वो आखिर आपको मसला क्या समझ है। आ जाएगी कि मुज़ाकरात क्यों नहीं हो रहे। बताइए। इमरान खान साहब फरमाते हैं फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। पूरी दुनिया का यूथिया कहता है कि फौज को न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक सही। ठीक है जी। ठीक है। इमरान खान ने कहा फौज न्यूट्रल, यूथिया कहता है फौज न्यूट्रल। इमरान खान कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है। पूरी दुनिया का यूथिया कहता है न्यूट्रल तो जानवर होता है, न्यूट्रल तो जानवर होता है। इमरान खान कहता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बाप होता है, यूथिया कहता है चीफ तो बाप होता है। ठीक। फिर इमरान खान कहता है बाप तो मीर जाफर होता है, तो यूथिया कहता है बाप तो मीर जाफर होता है। उसके बाद इमरान खान कहता है कि अमेरिका साजिश कर रहा है, फौज हमें बचाए। साइफर लहराता है इमरान खान, कहता है अमेरिका मेरी हुकूमत के खिलाफ, मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। साइफर लहराता है, साइफर वो ले आता है जो आज तक किसी ने देखा नहीं है। पूरी दुनिया का यूथिया कहता है कि अमेरिका साजिशी है, अमेरिका मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा है, अमेरिका अमेरिका इमरान खान के खिलाफ साजिश कर रहा है। अमेरिका जो है हमारी पार्लियामेंट को पामाल कर रहा है, हमें फौज बचाए, ये कहता है। फिर इमरान खान कहता है कि फौज जो है वो मेरी हुकूमत गिराना चाहती है, अमेरिका मुझे बचाए। ठीक। फौज जो है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें बर्बाद करना चाहती है, अमेरिका में बचाए, यूथिया भी ये कहता है। फिर अमेरिका में एक रेजोल्यूशन आ जाती है कि यार इन्हें बचाओ, याद है आपको वो करारदाद। उसके बाद ये होता है
कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का पीछा कब्र तक नहीं छोड़ूंगा। ये इमरान खान साहब फरमाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को मैं कब्र तक नहीं छोड़ूंगा। यूथ ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को हम कब्र तक नहीं छोड़ेंगे। फिर वो 9 मई कर देते हैं, उसके बाद फिर वो एस्टेब्लिशमेंट पे धावा बोल देते हैं, फिर वो इन्हीं यूथियों के बच्चों की जिंदगियां बचाने के लिए जो शहादतें देते हैं जवान, उनकी ये यादगारों पे चढ़ जाते हैं, उन शहीदों की जो है मुजस्मे गिरा दिए जाते हैं, उनकी शोदा की यादगारों को आग लगा दी जाती है और 9 मई कर दिया जाता है। और इमरान खान उसका इतराफ करता है कि मैंने कहा था कि आपने निकलना। ये इतराफ कर चुके हैं वो। ठीक है, अब आप एस्टेब्लिशमेंट का आपको जवाब मिल जाएगा। उसके बाद अब कैदी नंबर 804 दोबारा कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन हुकूमत जो है ना वो हमारे मुज़ाकरात नहीं होने दे रही। अच्छा, पहले फौज का मसला था, एस्टेब्लिशमेंट का मसला था, फिर हुकूमत अब जो है वो एक ग्लिच पैदा कर रही है। फिर कभी अमेरिका है, फिर तो कभी दोबारा एस्टेब्लिशमेंट है, फिर अमेरिका है, फिर एस्टेब्लिशमेंट है। अब एस्टेब्लिशमेंट से वो करना चाहते हैं, लेकिन अब वो हुकूमत कहते जो हैं है, कि अब वो कैदी 804 कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहती। हुकूमत अब बीच में आ गई है, अब हमें हुकूमत नहीं करना देने चाह रही है। फिर एक वक्त ऐसा आएगा वो कहेंगे कि हुकूमत ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरे खिलाफ है। अच्छा चलो ये तो बताएं, इसलिए मेरा एस्टेब्लिशमेंट ख्याल क्या है चाहती है? मुज़ाकरात करना चाहती है पीटीआई के साथ? ये बता दें। पीटीआई के साथ नहीं, एस्टेब्लिशमेंट मेरा ख्याल है कि इस तरह की किसी भी जमात के साथ नहीं करना चाहती। जो लश्कर कशी करे, जो जत्था कशी करे, जो पूरी दुनिया में एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करने की कोशिश करे, जो उस पर वार करे और जो बारहा एस्टेब्लिशमेंट से टकराए, मेरा नहीं ख्याल एस्टेब्लिशमेंट ऐसी किसी जमात के साथ कभी भी मुज़ाकरात के हक में होगी। हाँ, ये एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अगर कभी इस तरह की बात आई सामने तो वो ये आई कि ये एक सियासी जमात है, उसको सियासी जमात के साथ मुज़ाकरात करनी चाहिए, उसको सियासी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करनी चाहिए, उसको फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करनी चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्यों? क्योंकि उन्होंने तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल कहा है। हाँ, तो अब उनके साथ मुज़ाकरात करने का क्या तुक बनता मैंने है? यही आपको बताने की कोशिश की थी। लेकिन मेरी चले मेरी बात सुने, जी, जितना मैंने मातम किया अभी आपके सामने, इसमें अगर कोई एक भी बात मैंने अपने पास से कर दी है जो बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अडयालवी, जिनकी मैंने नज़म पढ़ी है ये अभी, उन्होंने नहीं की, तो आप मुझे कह दें कि मैंने गलत बयानी की है या उन्होंने ये बात नहीं तो फिर की। मामला कैसे तय पाएंगे? मुज़ाकरात अगर नहीं होंगे या मुज़ाकरात के लिए मामलात कोई किस इसका ऐसे एंड क्या होगा? ऐसे दी ऐसे एंड भी तो होना ऐसे चाहिए ना। ऐसे तय पाएंगे मामला, ऐसे, समझ गया? ठीक, मामला ऐसे तय पाएंगे। कुछ तो होगा ना, कहीं पे तो एंड होगा ना जाकर। एंड तो हर चीज का है, जैसे दिन रात में हर बदलती इंसान है, का एंड है, रात दिन में बदलती हर है। इक़्तिदार का एंड है, हर दिन का एंड है, हर रात का एंड है, हर जुल्म का एंड है, हर गद्दारी का एंड है, हर बगावत का एंड है। एंड तो हर चीज का है। तो अब इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत उनकी नजर में एक रुकावट रुकावट है। तो हुकूमत क्या करे? हुकूमत क्या करे? हुकूमत इमरान खान की को भाभी लगती है, बहन है, मामे की बच्ची है, हुकूमत हांडी की पकाए, जानिब से खाना कोई पकाए, हुकूमत घर पे खाना कर ले। हुकूमत की जानिब से हक- कोई इस पे बात तो रिस्पॉन्स सुने, आए? हुकूमत घर पे, शबाश वजीर आज़म पाकिस्तान ने आधी दर्जन दफा दावत दी है। और उन्होंने आगे से हमेशा हाँ, इनकार अब किया। अब मेरी तरफ से पैगाम ले लें। वजीर आज़म पाकिस्तान का पैगाम है अहले यूथ को और उनके लीडर को कि आए टेबल पे आके बैठ के बात करें। लेकिन वो हुकूमत से नहीं करना चाहते, वो एस्टेब्लिशमेंट से मैं करना वही चाहते कह रहा हूँ हैं। कि हुकूमत क्या करे? हांडी पका ले, करेले गोश्त पका ले, इमरान खान के लिए दस्तरखान सजा दे और वो अपने घर पे बुला के और एस्टेब्लिशमेंट से कहे कि आप आके बात करें, तो वो अपने गिरेबान में झांके कि एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल होना चाहिए। चलिए, अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो इसी तरह जिस तरह खजल खवारी हो रही है पीटीआई जमात की, वो होती रहेगी। जी बिल्कुल। हुकूमत जो है वो अपना रोल निभा रही है बेहतरीन तरीके से, और एस्टेब्लिशमेंट में नो डाउट। तो गोया लेकिन अगर तय पाया कि आज के दिन तक मुज़ाकरात में नाकामी और पीटीआई की बददस्तूर
तबाही का जिम्मेदार सिर्फ एक इमरान शख्स है, खान। उनका नाम इमरान खान है। और अगर चले सपोजिटली मुज़ाकरात तय पाते हैं, कोई मुतालबात अगर पीटीआई करती, तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या मुज़ाकरात होंगे, क्या मुतालबात होंगे जो वो टेबल पे रखेंगे? मुझे ये सब मजाक लगता है, बेमानी लगता है, इनरेलेवेंट हो गए, कुछ तो हो सकता है ना, कुछ तो इनरेलेवेंट। बताएं। आपकी ख्वाहिश पे कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया हाँ, सर, ख्वाहिशों पे लेकिन कुछ नहीं उनके क्या होगा। मुतालबात हो सकते हैं, आ, हम सपोज ही कर सकते हैं ना, उनका सपोजिटली। मुतालबा है उनको वजीर आजम बना दिया जाए दोबारा। ठीक। ठीक है जी, आपको मंजूर है? उनका मुतालबा है कि इन सब को लपेट के किसी जो है ना वो बड़े शिप में डाल के ना तो उनको समंदर में भेज दिया जाए, और उसका किनारा ही कोई ना हो, ये उधर ही चलते रहे, और इधर उनको जो है ना दोबारा बादशाह सलामत बना दिया जाए, और दोबारा से जो है ना वो पंजाब का और मुल्क का बेड़ा गर्क करना शुरू कर एग्जाम्पल्स आप अच्छी देते हैं। दें। जी बिल्कुल। लेट्स सी मुज़ाकरात होते या नहीं, और लेट्स सी ये मामला किस हद तक चलते रहेंगे और कब जाकर ये तय पाएंगे या नहीं भी तय पाएंगे। एक अनएंडिंग ग्लिच है, एक अनएंडिंग कशीदगी चल रही है। वेल, मूविंग ऑन, मैं बात करना चाहूंगी सीनियर आर्टिस्ट, पाकिस्तान की सीनियर आर्टिस्ट आयशा खान की, जिनकी डेड बॉडी 7 से 8 दिन तक उनके अपार्टमेंट में पड़ी रही, लेकिन कोई किसी को खैर खबर ना हुई उनकी, किसी को मालूम ना हुआ। ये बड़ी तकलीफ दे ये खबर है, और बड़ी सीनियर आर्टिस्ट, और ये लावारिस शो बिजनेस की कहानी, ये लावारिसों की फील्ड है, यतीमों की फील्ड है, मुनाफिकीन की भी फील्ड है, और इसका कोई वारिस नहीं है। पिछले, मेरा ख्याल है कि 2 अशरों से ज़्यादा हो गया इस मुल्क में ये शोबा लावारिस है, इसका कोई माई बाप नहीं है। और चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे नून लीग की मुतअद्दिद हुकूमतें हुई, पीटीआई की हुकूमत आई, कभी भी मार्शल लॉ आए, कभी भी इस शोबे की किसी ने ना सरपरस्ती की, ना इसको ऑन किया, ना इसको इंडस्ट्री तस्लीम किया। ये वजह है ट्रू। आयशा खान की इस तरह पुरस्रार और गुमनाम मौत की बड़ी वजह ये। दूसरी वजह ये कि उनकी बेहिस औलाद, और तकरीबन 15 साल से आयशा खान जो है वो अकेली कराची के एक फ्लैट में रह रही थी, और उनके साथ जो हमें बताया गया है कि एक उनकी फ्रेंड, जिनको अपनी तन्हाई जो है वो ख़त्म करने के लिए अपने घर पे उन्होंने पनाह दे रखी थी और रिहाइश दे रखी थी, और एक उनकी मुलाजमा उनके साथ होती थी, जो गालिबन हालिया जो ईद गुजरी है उसकी छुट्टियों पे वो घर गई। जाहिर है कि वो साल बाद मौका मिलता है, ये जो घरों में बेचारी बच्चियां काम करती हैं, और वो साल साल अपने घरों को वापस नहीं जाती, और दूर दराज देहातों से उनको राइट। लाया जाता है, और इसलिए भी लाया जाता है कि इस तरह वो ताकि परमानेंट वहीं पे उनके पास रहें, और बार बार घर ना जाएं, और उनके घर का वो काम करते रहें, और वो थोड़े थोड़े पैसों के लिए वो बेचारे मजबूर माँ बाप अपने जिगर के जो है वो टुकड़े जो हैं, बच्चियां बच्चे, उनको इस तरह पोश सिटीज़ में घरों में काम करने के लिए भेज देते हैं। तो वो एक बच्ची काम करती थी, वो ईद की छुट्टी के लिए चली गई, और उसके बाद वो खातून भी उसके बाद नहीं वहाँ पे आई होंगी, ज़ाहिर है, और उनकी डेथ हो गई। 3 इनके बच्चे हैं, एक बेटा लंदन में है, और एक बेटी साबिक मॉडल है, समथिंग बीबी उनके नाम के साथ आता, नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा। वो पहले मॉडलिंग करती थी, शो बिज़नेस में थी, छोड़ के चली गई। एक बेटा इस्लामाबाद में बताया जाता है, और तीनों बच्चों को तकरीबन 12-15 साल पहले उन्होंने जो भी कमाया ज़िंदगी में, जो भी जायदाद थी, जो भी शौहर की तरफ से कुछ चीज़ें मिली, वो सब उन्होंने उनके नाम ट्रांसफ़र कर दी, उनमें तकसीम कर दी, यानी अपने हाथ काट के दे दिए, और वो बेहिस औलाद उन्हें छोड़ के चली गई, और बहुत से ओल्ड होम्स की तरह वो अकेली अपने घर में ज़िंदगी गुजार रही थी। और उसके बाद इतनी बड़ी ये सो कॉल्ड इंडस्ट्री है, किसी का कोई किसी राब्ता, को कोई कुछ पता नहीं कनेक्शन, था, चलिए किसी 1 दिन को। नहीं होता, 2 दिन नहीं होता, 3 दिन भी नहीं हुआ, 4 और दिन भी नहीं, 5 दिन भी नहीं। जो है ज़ाहिर है कि वो बड़े लोगों से अपने दिल की बात भी करती होंगी, बड़े लोगों से अपना दुख शेयर करती होंगी। औलाद का दुख बहुत बड़ा दुख होता है, तो वो कोई नहीं था ऐसा जो उनको फ़ोन करता होगा, उनका फ़ोन नहीं उठाता होगा। औलाद का तो कन्फर्म हो गया, वो कहती थी मरने से पहले, जो कुछ करीबी ज़राए बताते हैं कि अगर वो अपने तीनों बच्चों में से किसी से बात करने की कोशिश भी करती थी, तो कई कई दिन वो उनका फ़ोन ही नहीं उठाते थे। अब इत्तला मिली कि एक बेटा कोई इस्लामाबाद में मौजूद है, और वो आएगा ईदी जो है वहाँ पे ईदी सेंटर में उनकी डेड बॉडी जमा है,
और अब ब्लड रिलेशन के बगैर वो किसी को देंगे नहीं डेड बॉडी, ना पॉलिसी है। अगर बेटा पहुंच जाता है, जो कि अभी तक हमारी रिकॉर्डिंग तक करने तक तो नहीं नहीं आया। पहुंचा था, अगर वो पहुंचेगा तो वो आयशा खान की डेड बॉडी उसके हवाले करेंगे, फिर उनका पोस्टमार्टम अगर वो कहता है तो करवाया जाएगा, फिर कॉज ऑफ डेथ का पता चलेगा, वो हार्ट अटैक है, तबई मौत है, खुदा ना खास्ता वो मर्डर है, फिर तायुन किया जाएगा। लेकिन बड़ी ही एक बेहिसी और बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि एक माँ 3 जवान बच्चों के होते हुए पुरस्रार तौर पर तनहा वो मर चुकी है। और कई दिन के बाद हमसाये जो हैं वो एक लाश से आने वाली बदबू की वजह से उन्हें पता चलता है, और वो बताते हैं, वावेला करते हैं और कॉल करते हैं पुलिस को, और वो डेड बॉडी। अफसोसनाक वाकया है। हमारी दुआएं कि अल्लाह उन्हें बख्शे और उनके जो भी करीबी रिश्तेदार हैं उनको सब्र इस्तकामत तौफीक अता फरमाए इसी दुनिया और आखिरत में। सर, आज हम बात करना चाहेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 72nd सालगिरह के हवाले से। प्लीज कुछ कहिए। बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की, और उनका पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा रोल है। और वो जब पाकिस्तान आई तो वो यहाँ शहीद होने के लिए आई थी। उन्हें इतला थी कि उन पे अटैक होगा, और उससे पहले साना कारसाज हुआ कराची में, उन पे अटैक हुआ, उसमें शी न्यू इट कई ऑलरेडी। लोग शहीद हो गए। और ये परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ था, और उन्हें कहा गया कि आप पाकिस्तान नहीं आएंगी। उन्हें इतला थी। शी हैड अ हंच कि अगर वो आती हैं तो एनीथिंग इसके कुड बी। दौरान मेरी उनकी मुलाकात हुई, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ। प्लीज वो बताइए। बड़े गवाह हैं इस मुलाकात के। प्रेसिडेंट लाहौर प्रेस क्लब मोहसिन गुराया थे, मैं सेक्रेटरी था पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का, शहजाद हुसैन भट्ट प्रेसिडेंट पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, आरफ अमीर भट्टी मौजूद थे वहाँ पे, शफीक अवान, एजाज मकबूल, हम सब लोग मौजूद थे। मैंने उन्हें रिसीव किया था लाहौर प्रेस क्लब जब वो आई मार्शल्ला में, और हम आज़ादी सहाफ़त की और अदलिया की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और वो हमारी दरियों पे बैठने के लिए आई, हमारे साथ सॉलिडेरिटी करने के लिए आई। फरजाना राजा उनके साथ थी, मुझे आज तक याद है। मैंने उनको लाहौर प्रेस क्लब के गेट पर रिसीव किया, उनकी गाड़ी अंदर आई, वो गाड़ी से उतरी, और हमें पता था कि उनको थ्रेट है। और चूंकि हम होस्ट थे, और मेरी भी बतौर होस्ट मेज़बान मेरी ख्वाहिश थी कि वो जल्दी यहाँ से निकल जाए। हमारी जितनी क़यादत थी उस वक्त, हम सब का ये ख्याल था कि उन्हें जल्द अज जल्द, वो आ गई, उनका आना हमारे लिए काफ़ी था, चंद मिनट्स के लिए भी। वो आई, वो लाहौर प्रेस क्लब के लॉन में रुकी, ये मैं चंद दिन पहले की बात कर रहा हूँ, शहीद, और मौत उनके पीछे थी। उनके जो एक्सप्रेशन थे, उनकी जो आन बान और उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वो बता रही थी कि वो बेखौफ है, उन्हें कोई डर नहीं है। लेकिन हमें ये खदशात थे कि इन्हें जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाना यहाँ से चाहिए निकल के, और एक महफूज जाहिर है कि जगह उस तरह पर। की सिक्योरिटी, उनकी सिक्योरिटी साथ थी, हमारी अपनी सिक्योरिटी थी, पूरे अरेंजमेंट थे। वो आई, हमारे साथ कुछ देर रुकी, उन्होंने इज़हार यकजहती किया, और उन्होंने कहा कि ये आमरीत का सूरज बहुत जल्द ढल जाएगा, बहुत जल्द जो है वो एक जमहूरियत की सुबह तलू होगी। ये उनके अल्फाज थे, मुझे याद है। सीनियर जर्नलिस्ट शफीक अवान, उन्होंने उन्हें तस्बीह एक दी, जो कहीं से बड़ी नायाब तस्बीह वो लाए थे, तो बड़ी खुश हुई। ये चंद झलकियां मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे सामने हुई। और फिर वो उसी तरह वो गाड़ी का दरवाज़ा हमने खोला, मैंने खोला, और वो बैठी, फरजाना राजा उनके साथ थी, उनकी सिक्योरिटी निकली वहाँ से। कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही दिन के बाद वो रावलपिंडी जलसा रख लिया उन्होंने, राइट। और ये उनका आखिरी जलसा था। और बड़ी शान के साथ वो मक्तल में पहुंची, और उन्होंने वो स्पीच की, और बड़ी यादगार स्पीच है। और उसका लुबेलवाब यही था कि मैं मरने आई हूँ, और इस कौम के लिए, इस मिट्टी के लिए मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। और वो ये करके, और हार पहने हुए उन्होंने, और ब्लू ड्रेस है, वाइट दुपट्टा है, और वो उतरती है नीचे,
और जब वो अपनी गाड़ी में बैठती हैं तो उसी पंडाल में ही समझ लें कि उनको कत्ल कर दिया जाता है। जब एक मुबैना तौर पे कॉल आती है कि आप बाहर निकल के वेव कर दें लोगों को। नाहिद खान उनके साथ बैठी हैं सीट पे और बीबी जो है वो उसका रूफ वो खुलवाती हैं उसका मिरर। बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो जैसे ही बाहर बाहर आती निकलती है हैं तो वो उन पर तो ये एक फायर उनको लगता है यहाँ पे, और उसी तरह वो नीचे गिरती है नाहिद खान की गोद में और एक ब्लास्ट होता है वहाँ पे, और भी शहादतें होती हैं, बीबी शहीद हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान था। गड़ी खुदाबख्श के कब्रिस्तान में एक बड़ी कब्र जो है उसका इजाफा हो जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुर्तज़ा भुट्टो, नुसरत भुट्टो और उस ख़ानदान का और शहीदों का जो कब्रिस्तान है उसमें एक बड़ा मज़ार बन जाता है और बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो जाती है। तो बड़ा रोल है उनका पाकिस्तान की सियासत में यकीनन पूरी और दुनिया जानती है। जमहूरियत के क़याम में और इस मुल्क की तरक्की में। तो हम उनको आज के दिन की सालगिरह है और हैप्पी बर्थडे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद। और उम्मीद करते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है उनकी लेगेसी को कंटिन्यू उनकी करें, लेगेसी उनका को नाम कंटिन्यू रोशन करें। यस। वो उनके तमाम जो बच्चे हैं बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू फॉर कास्टिंग लाइट ऑन important issues of today. Anyways, thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye bye.